हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन पढ़ेंगे उत्तर आधुनिकतावाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है उत्तर आधुनिकतावाद में। यह भी एक विचारधारा है, जैसे उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद। इससे पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा था पारिस्थितिकीवाद, वैसे ये भी एक विचारधारा है। तो चलिए देखते हैं क्या है विचार इन विचारकों के। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं दार्शनिक विचारधारा है। यानी ये विचारधारा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई थी और ये एक राजनीतिक एवं दार्शनिक विचारधारा है। इस विचारधारा ने आधुनिकता, वैज्ञानिक तर्कवाद, प्रगति और सार्वभौमिक सत्य जैसी अवधारणाओं को चुनौती दी। यानी जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि उपभोक्तावाद और औद्योगिकरण का विरोध करते हैं पारिस्थितिकीवादी, वैसे ये विरोध करते हैं आधुनिकता का, वैज्ञानिक तर्कवाद का, प्रगति का और सार्वभौमिक सत्य का। ऐसी अवधारणाओं को ये चुनौती देते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों के अनुसार संसार में कोई एक अंतिम सत्य नहीं होता है, बल्कि सत्य समय, समाज, संस्कृति और भाषा के अनुसार बदलता रहता है। इनका कहना है कि अपन विज्ञान जैसे डिक्लेयर कर देता है कि ये सत्य है, ठीक है, उसके पीछे तर्क होते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। एक चीज़ है वो, मतलब कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो समय के अनुसार, समाज के अनुसार, अलग अलग समाजों पे वो अलग अलग लागू होती हैं। संस्कृति और भाषा के अनुसार उनमें बदलाव आते रहते हैं। यह विचारधारा आधुनिक युग के उस विश्वास का विरोध करती है जिसमें विज्ञान, तर्क और प्रगति को मानव मुक्ति का अंतिम साधन माना गया था। उत्तर आधुनिकतावादी विविधता, बहुलवाद और स्थानीय अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। यानी उत्तर आधुनिकतावादी हैं वो विविधता, अलग अलग जो विचार हैं, ये नहीं कि किसी एक ने या विज्ञान ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सत्य है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। नहीं, वो विविधता का और बहुलवाद का और जो स्थानीय जो अनुभव होते हैं अपने, जैसे अपनी परंपराएं हैं, वो अभी तक क्यों लागू हैं, क्यों हैं अभी तक वो अस्तित्व में, क्योंकि वो अनुभव की हुई हैं तो लोग मानते हैं उनको। इसी तरह से ये अनुभवों को, विविधता को और बहुलवाद को महत्व देते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं देखते हैं। महान आख्यानों का वो विरोध करते हैं। जैसे फ्रांसीसी विचारक है जो फ्रांसवा ल्योतार्ड है, ने कहा कि आधुनिक समाज महान आख्यानों पे आधारित था। यानी जो विचारक हुए थे, महान विचारक बताते हैं जिन्होंने बड़े बड़े आख्यान दिए थे कि अंतिम सत्य ये है। वे बड़े सिद्धांत हैं जो पूरी मानवता के लिए एक ही सत्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जैसे मार्क्स ने बोला कि पूंजीवाद सही नहीं है, पूंजीवाद मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण करता है। उन्होंने ये अंतिम सत्य डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि औद्योगिकरण सही नहीं है, ये शोषण करता है मजदूरों का, ये अंतिम सत्य है। लेकिन ये सत्य अंतिम नहीं है, क्योंकि यदि उद्योग नहीं होंगे तो ये बताइए कि हमें मतलब रोजगार कहाँ से मिलेगा, ठीक है। और श्रमिक नहीं होंगे तो उद्योग कैसे चलेंगे। तो दोनों वर्ग कंपलसरी है ना। उद्योग तो लग जाएंगे लेकिन काम करने के लिए श्रमिक नहीं होंगे, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होंगी, तो उद्योग कैसे लगेंगे। और यदि उद्योगपति नहीं होंगे तो वो पूंजी कौन लगाएगा, ठीक है। उनके पास पूंजी है, वो अपनी पूंजी लगा के उद्योग खड़ा करते हैं। और श्रमिकों के पास श्रम है तो वो अपना श्रम लगा के उसको चलाते हैं, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है वो करते हैं वो। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। विज्ञान द्वारा प्रगति, कहते हैं कि विज्ञान द्वारा प्रगति होती है, ऐसा नहीं है। विज्ञान द्वारा प्रगति होती है लेकिन विज्ञान के द्वारा नुकसान भी बहुत हुए हैं, ये सत्य है। राष्ट्रवाद, कहते हैं कि राष्ट्रवाद है वो, राष्ट्रवाद से मनुष्य के अधिकार मिलते हैं, राष्ट्रवाद से मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं आती हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सत्य, अंतिम सत्य नहीं है कि वो मनुष्य के लिए राष्ट्रवाद अच्छा ही हो। मार्क्सवाद है, जैसे उदारवाद है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति के अलावा कुछ सत्य, मतलब व्यक्ति पहले है, बाकी संसाधन, राज्य, सरकार सब बाद में है, ठीक है। वो व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं।
लेकिन ये सत्य नहीं है। ठीक है, समाजवादी कह रहे हैं कि समाज पहले है, उदारवादी कहते हैं कि उदारवाद पहले है। तो उदारवाद इस पे जोड़, तो इनका कहना है कि जैसे विज्ञान के द्वारा प्रगति हुई है, सही है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। विज्ञान के द्वारा प्रगति तो हुई है, पर कुछ नुकसान भी हुए। राष्ट्रवाद के द्वारा कहते हैं कि अपने देश की संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देश के प्रति लगाव रखो। और मतलब राष्ट्रवाद में यही है कि अपने भाषा, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, उसी के प्रति लगाव रखो। तो फिर हमारे जो ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सभी राष्ट्रों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो ली थी। ठीक है, तो वो अच्छी थी और बाकी राष्ट्रों में उसके उनके प्रयोग हो चुके थे और वो सफल रहे थे, इसीलिए तो वहाँ से वो चीज़ें ली गई थी हमारे संविधान में। तो राष्ट्रवाद सही है, अपने राष्ट्र से प्रेम, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी भाषा से प्रेम सही है, लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी उसी से लगाव रखेंगे, बाहर के देशों में कुछ अच्छा है हम उसको भी नहीं अपनाएंगे। नहीं, वो दूसरे देश का है, हम तो अपने राष्ट्र की सारा भाषा, संस्कृति, जो भी चीज़ें हैं वो अपनाएंगे। तो ये भी सही नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद को समाप्त करो और वर्गहीन समाज बनाओ, तो ये भी सही है नहीं है। समाज में हर वर्ग जरूरी है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि जैसे धोबी के काम की भी उतनी वैल्यू है, एक वकील के काम की भी उतनी है, एक नाई के काम की भी उतनी वैल्यू है, उतनी एक डॉक्टर के काम की है। ठीक है, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के काम की इम्पोर्टेंस है और वो ज़रूरी है, तो वर्ग भी ज़रूरी है। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दो, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। समाज भी इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को वरीयता देनी चाहिए। तो ये मानते हैं कि कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है। उत्तराधुनिकतावादी मानते हैं कि कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है, सत्य समय, स्थान और उसके अनुसार देश, समय, स्थान, काल, इनके अनुसार बदलता रहता है। उत्तराधुनिकतावाद इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को अस्वीकार करता है और छोटे तथा स्थानीय अनुभवों को महत्व देता है। ये कहते हैं कि जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने जो डिक्लेयर किया है, जो सिद्धांत बनाए हैं कि अंतिम सत्य ये है, तो ये सत्य अंतिम सत्य नहीं है, सत्य बदलता रहता है, इनका मानना है। और ये जो छोटे तथा स्थानीय अनुभव हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। सार्वभौमिक सत्य का ये विरोध करते हैं। उत्तराधुनिकतावादी मानते हैं कि कोई भी सत्य स्थायी और सार्वभौमिक नहीं होता, हर समाज और संस्कृति में सत्य की अवधारणा अलग हो सकती है। बहुलवाद और विविधता का समर्थन, ये बहुलवाद का और विविधता का समर्थन करते हैं। ये विचारधारा विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, विचारों और अनुभवों को समान महत्व देती है। ये किसी एक विचारधारा को सर्वोच्च नहीं मानती। ठीक है, जैसे आजकल वो है कि भाई जो उच्च वर्ग हैं उन्हीं का खाना पीना पहनना सब फॉलो कर रहे हैं लोग कि वो अच्छा है, लेकिन ये लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है। जो छोटे वर्ग होते हैं, स्थानीय जो संस्कृतियां होती हैं, कई चीज़ें जो पिछड़ी हुई जातियां होती हैं, ठीक है, उनके भी खाने पीने का कुछ अच्छा होता है, रहने सहने का, खाने पीने का, उनके मतलब संस्कृति में कुछ चीज़ें ऐसी अपन ग्रहण कर सकते हैं जो मनुष्य के लिए अच्छी हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उच्च वर्ग है, जो शहरी वर्ग है, उसी की सारी चीज़ें अच्छी हों, नहीं। भाषा का महत्व है। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा ही हमारे सोच और वास्तविकता का निर्माण करती है। तो इनका मानना है कि जो उत्तर आधुनिकतावादी, उनका मानना है कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसी के लिए भाषा है, बल्कि भाषा हमारी जो सोच है और जो वास्तविकता का निर्माण करती है। शक्ति और ज्ञान का संबंध, मिशेल फुको के अनुसार ज्ञान और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ज्ञान और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। समाज में जो वर्ग सत्ता में होता है वही ये तय करता है कि कौन सा ज्ञान सत्य माना जाएगा। तो उनका मानना है कि यदि आपके पास ज्ञान है तो वो आपकी शक्ति है, आपके पास नॉलेज है तो वो आपकी पावर है, इनका मानना ये है। और जो वर्ग सत्ता में होता है वही ये तय करता है कि कौन सा ज्ञान सत्य माना जाएगा। ये इनका कहना है कि हाँ,
मतलब ज्ञान नॉलेज है, एक आदमी कह रहा है कि ये बात सत्य है, लेकिन जो सत्ता में है वो बताएगा, 10 आदमियों ने अपने विचार रखे, पर जो सत्ता में है वो ही बताएगा कि ये सत्य है, ये ज्ञान है, इसने जो बोला है वो सत्य है। मिशेल फूको के विचार है। मिशेल फूको उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने जेल, अस्पताल और विद्यालय और मानसिक चिकित्सालय जैसी संस्थाओं का अध्ययन किया और बताया कि आधुनिक समाज में ये संस्थाएं व्यक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। यानी मिशेल फूको ने बोला है कि जेल है, जैसे कोई अपराध करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए जेल है। अस्पताल है, जैसे बीमारियों को कंट्रोल करता है। विद्यालय है, वो ज्ञान देता है, ज्ञान दे के मनुष्य का दिमाग विकसित करता है, उसका ज्ञान देता है, उसको नॉलेज बढ़ाता है, तो वो अपने आप एक अनुशासित व्यक्ति बनता है। और मानसिक चिकित्सालय, वो मनुष्य के जो बीमारियां हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनको सही करता है। तो ये एक तरह से इन संस्थाओं का अध्ययन इन्होंने किया और बताया कि आधुनिक समाज में संस्थाएं व्यक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। फूको के प्रमुख सिद्धांत, शक्ति हर जगह मौजूद है। ठीक है, फूको कह रहा है कि शक्ति है, पावर है, वो हर जगह मौजूद है। फूको के अनुसार शक्ति केवल राज्य में केंद्रित नहीं होती, बल्कि समाज के हर स्तर पे फैली होती है, ये इनका कहना है। ज्ञान ही शक्ति है। फूको कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। जो वर्ग ज्ञान को नियंत्रित करता है वही समाज पर प्रभुत्व स्थापित करता है। ये बात सच्ची है। जैसे कि पहले जो पढ़े लिखे वर्ग थे, सबसे पहले जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, ज्ञान अर्जित किया था, वो सत्ता में आए। आज़ादी के समय पे भी यही हुआ था। जो अनपढ़ व्यक्ति थे वो देश के लिए लड़ते रह गए, आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया था, अपने प्राणों का न्यौछावर उन्होंने भी किया था, लेकिन सत्ता में कौन आया? सत्ता में जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो ही आए हैं। तो ये देख लेना, ये चीज़ यहीं पे सही हो रही है कि जो वर्ग ज्ञान को नियंत्रित करता है, जिसके पास ज्ञान है, वही समाज पे प्रभुत्व स्थापित करता है। और ये आज़ादी के समय से ही देख लो, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, अधिकतर कहते हैं ना कि हमारे वकीलों का, वो कहा था किसी ने हमारे संविधान को, तो पढ़े लिखे लोगों ने प्रभुत्व स्थापित किया। अनुशासनात्मक समाज, ठीक है, फूको के अनुसार आधुनिक समाज है वो अनुशासन और निगरानी पर आधारित है। ये फूको ने बोला है कि जो आधुनिक समाज है वो उसी में डिसिप्लिन है, अनुशासन है और निगरानी पे आधारित है। वो शासन की मानसिकता। फूको ने बताया कि आधुनिक राज्य केवल कानूनों द्वारा शासन नहीं करता, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। ये इन्होंने बोला है। जैविक शक्ति, आधुनिक सत्ता जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और शरीर पर नियंत्रण स्थापित करती है, इसे जैविक शक्ति कहा जाता है। फूको का कहना है कि जो आधुनिक समाज है वो जनसंख्या पे नियंत्रण करता है, स्वास्थ्य पे नियंत्रण, यानी बेसिक जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो स्वास्थ्य पे नियंत्रण करते हैं, शिक्षा और शरीर पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, जिसे जैविक शक्ति कहा जाता है। जैक्स डेरिडा ने और विखंडनवाद, ठीक है, जैक्स डेरिडा ने विखंडनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार किसी भी पाठ का एक निश्चित और अंतिम अर्थ नहीं होता है, कि एक कोई भी अध्याय है, चैप्टर है, उसका निश्चित और अंतिम अर्थ नहीं होता है। अलग अलग लोग अपने अनुभव और संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकालते हैं। यानी उत्तर आधुनिकतावाद है, उसमें जो कुछ है उसका मैं अपने हिसाब से अर्थ लगाऊंगी, कोई और टीचर है पढ़ाएगा, वो थोड़ा उसका अलग व्यू होगा इसके बारे में, ठीक है, आप लोगों का अलग होगा। तो इनका कहना है कि जैसे एक चैप्टर है, कोई भी चीज़ है, उस पर सोच सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैक्स डेरिडावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार किसी भी पाठ का एक निश्चित और अंतिम अर्थ नहीं होता। अलग अलग लोग अपने अनुभव और संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। विखंडनवाद की मुख्य बातें हैं, भाषा स्थिर नहीं होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। किसी पाठ का अंतिम अर्थ नहीं होता है, हर व्यक्ति के अनुसार उसका मीनिंग अलग होता है। लेखक का उद्देश्य अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, कि लेखक ने जो लिखा है उसका उद्देश्य अंतिम सत्य घोषित करना है कि मैं ये लिख रहा हूँ, ये अंतिम सत्य है, ठीक है। हर पाठ के अनेक अर्थ हो सकते हैं,
हर पाठ के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। ल्योतार ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में आधुनिकता के महान आख्यानों की आलोचना की है कि जो आधुनिक काल में जो महान आख्यान दिए हैं कई विचारकों ने कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, वो कहते हैं कि कोई सत्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में विज्ञान और प्रकृति के नाम पर एक रूपता थोपी गई है। ठीक है, कि विज्ञान ये कह रहा है, इसके नाम पे एक रूपता थोपी, विज्ञान ये कह रहा है कि ये सत्य है, ये थोपी गई है। उनके अनुसार भविष्य में स्थानीय अनुभव और छोटे आख्यान अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे आख्यान छोटी जगह पे किए हुए रिसर्च होते हैं, वो सोच होती है लोगों की। बड़े बड़े जो आख्यान है, अब अपने देश में आप किसी एक जगह को लेके के अनुभव आप पूरे देश पे यदि थोपते हो तो वो गलत है ना। हो सकता है उस समाज, उस जगह के में चीज़ें कुछ और हों और कई दूसरी जगह पे कुछ और हो। तो अपन ये महान आख्यान ये नहीं, अब कोई भी विचारक ऐसा नहीं था आधुनिक काल में कि उसने पूरी दुनिया पे रिसर्च कर लिया था या पूरे देश पे रिसर्च कर लिया था, तो वो ये नहीं कह सकते ना कि ये सत्य है। ठीक है, 100 आदमियों पे 1000 आदमियों के विचार लेके आप ये नहीं कह सकते कि करोड़ों व्यक्तियों के विचार यही हैं, तो अंतिम सत्य नहीं है। वो ये मानते हैं कि जो स्थानीय अनुभव हैं, छोटी जगह के जो अनुभव हैं, वो ज़्यादा सत्य होते हैं, क्योंकि वो छोटी जगह पे किए हुए होते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना, लोगों ने आलोचना भी की है इसकी। अत्यधिक सापेक्षतावाद है इसमें। आलोचकों के अनुसार यदि कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है तो नैतिकता और न्याय की अवधारणा कमजोर हो जाएगी, ये इनका मानना है। ठीक है, कि जो न्याय की अवधारणा है कि इस आधार पे, जैसे अपन कहते हैं कि ये न्याय है, ये अन्याय है, तो पूरे समाज के लिए न्याय एक ही होगा, तो इनका कहना है कि नैतिकता और न्याय की अवधारणा इससे कमजोर हो जाएगी। उत्तर आधुनिकतावादी जो बोल रहे हैं उसके अनुसार कठिन और जटिल भाषा, इस विचारधारा की भाषा अत्यधिक दार्शनिक और कठिन मानी जाती है। इनका ये जो आलोचक है, इनका कहना है कि ये विचारधारा है, इसकी भाषा अत्यधिक दार्शनिक है, काल्पनिक है, कि ऐसा नहीं हो सकता और अत्यधिक कठिन मानी जाती है। विज्ञान का ये विरोध करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद विज्ञान और तर्क की भूमिका को कम करके देखता है। इनका मानना है उत्तर आधुनिकतावादी विज्ञान और तर्क का विरोध करते हैं और ये कह रहे हैं कि ये गलत है, स्पष्ट राजनीतिक दिशा का अभाव है। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार ये विचारधारा सामाजिक परिवर्तन के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान नहीं करती। यानी ये कहते हैं, जैसे मार्क्सवादी कहते हैं कि अंतिम सत्य है कि वर्ग समाप्त होने चाहिए, वर्गहीन समाज होना चाहिए, पूंजीपति समाप्त हो, वर्ग समाप्त होना चाहिए, तो ये कहते हैं कि ये जो विचारधारा है, ये इस विचारधारा का विरोध करते हैं उत्तर आधुनिकतावादी। इसलिए ये कहते हैं मार्क्सवादी कि ये विचारधारा परिवर्तन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान नहीं करती। अब निष्कर्ष देखते हैं कि क्या उत्तर आधुनिकतावाद ने आधुनिकता की सीमाओं को उजागर किया तथा ज्ञान, शक्ति और सत्य की पारंपरिक जो अवधारणाओं को चुनौती दी। इस विचारधारा ने विविधता, स्थानीयता और बहुवाद को महत्व देकर सामाजिक विज्ञानों में नई बहसों को जन्म दिया। तो उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं, इन्होंने एक आधुनिकता की जो सीमाएं हैं उनको उजागर किया और जो ज्ञान, शक्ति और सत्य की जो पारंपरिक अवधारणाएं बन गई थी कि ये ही ज्ञान है, ये ही शक्ति है, ये ही सत्य है, उसको चुनौती दी इन्होंने। इस विचारधारा ने विविधता को महत्व दिया, स्थानीयता को महत्व दिया और बहुलवाद को महत्व दिया। और सामाजिक विज्ञानों में ये दे के, सामाजिक विज्ञानों में जो लोगों ने अंतिम सत्य बता दिए थे, उनमें एक नई बहस को जन्म दिया कि वाकई ये अंतिम सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। स्थानीयता को महत्व दिया कि जो छोटी जगह है उनके अनुभव ज़्यादा अच्छे हैं, सटीक हैं, और जो विविधता है और जो बहुलवाद है उसको भी उन्होंने महत्व दिया। तो ये था उत्तर आधुनिकतावाद। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन इसके MCQs करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।